Okay, in this lecture we will study about the critical frequency. So first you must recall what is sky wave propagation. स्काई की हेल्प से होने वाला प्रोपगेशन क्या कहलाता है? स्काई वेव प्रोपगेशन कहलाता है। स्काई पर कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती है? आयोनोस्फेरिक लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। लेयर्स का मीनिंग क्या होता है? रीजन होता है, रीजन। आप याद करिए कि ये लेयर्स क्यों फॉर्म हुई थी। ये लेयर्स आयोनाइजेशन की वजह से फॉर्म हुई थी। आयोनाइजेशन क्या प्रोसेस कहलाती है? जब सनलाइट किससे इंटरेक्ट करे? आप देखिए, जब सनलाइट एटम से इंटरेक्ट करती थी तो क्या होता था? आयोनाइजेशन होता था, इलेक्ट्रॉन डिटैच होता था। और आपको दूसरी प्रोसेस भी याद दिला दूं कि रिकॉम्बिनेशन क्या कहलाता था, कि इलेक्ट्रॉन आयन से जाके मिल जाए, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन स्लोअर प्रोसेस है आयोनाइजेशन प्रोसेस से। और इसके साथ साथ मैं भी ये याद दिलाता हूँ कि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटम की डेंसिटी अलग अलग होती जाती है। तो आप याद करिए कि सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन किस लेयर का हुआ था? बीच वाली लेयर का हुआ था। मैंने पिछले लेक्चर में आपको पिछले लेक्चर में बताया, स्काई वेव प्रोपगेशन के लेक्चर में। और ये भी बताया था कि डे टाइम पे F1 F2 लेयर्स होती हैं, लेकिन नाइट टाइम पे D लेयर डिसअपीयर हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस की वजह से रिकॉम्बिनेशन हुआ, D लेयर डिसअपीयर हो गई। साथ साथ हमने लास्ट लेक्चर में एक फार्मूला डेराइव किया था क्रिटिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फार्मूला डेराइव किया था। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्ट होके आ गई, तो रिफ्लेक्शन रूट कॉज है कि रिफ्रैक्शन रूट कॉज है? कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे यहाँ से गई और यहाँ तक वापस आ गई, तो किस फिनोमिना की वजह से ये वेव्स वापस आ गई? रिफ्लेक्शन की रिफ्रैक्शन? तो मेरा जवाब है रिफ्रैक्शन की वजह से आई। तो आप याद करिए, इस फार्मूला की हमने एनालिसिस भी की थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ग्रेटर देन 1 हो सकता है? तो देखिए, n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। f क्या है? फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी। ये पूरा नंबर कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये पूरा नंबर क्या होगा? 1 से तो छोटा ही होगा। तो म्यू तो कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। म्यू लेस देन 1, हाँ ये पॉसिबल है। ये नंबर कैसा होगा? पॉजिटिव। 1 में से पॉजिटिव नंबर घटा तो म्यू छोटा हो जाएगा। तो इस म्यू छोटा होने का मतलब क्या है? म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? C/Vp। तो मैं Vp का इसको इक्वेशन C/म्यू रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो इस चीज़ का मतलब क्या है? यदि म्यू 1 से छोटा है तो ये क्वांटिटी क्या होगी? बड़ी होगी। मतलब Vp इज़ ग्रेटर देन C। ये नंबर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्या म्यू 1 हो सकता है? हाँ हो सकता है। ये क्वांटिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो म्यू इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? C/Vp। म्यू की वैल्यू 1 है, मतलब Vp इज इक्वल टू C। क्या म्यू 0 कर सकते हैं? चलिए 0 करके देखते हैं। यदि 0 करेंगे तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो f इज इक्वल टू 9/√n। यहीं से कंसेप्ट आता है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का, इसीलिए ये सब चीज़ें मैंने आपको याद दिलाई। अच्छा, यदि म्यू 0 हो जाए तो क्या होगा? C/Vp। Vp इज इक्वल टू C/म्यू। म्यू की वैल्यू 0 रखिए, Vp कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्या ऐसा केस पॉसिबल है? देखेंगे आगे चल के। तो आप ये देखिए कि यहाँ से कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी आता है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे पहली चीज़ एंटीना। ये देखिए, ये अर्थ है, ये एंटीना मैंने इंस्टॉल किया है और इसका मेजर लोब किस तरफ है? वर्टिकल डायरेक्शन पे है। इस चीज़ का मतलब ये है कि एंटीना इज़ लॉन्चिंग द सिग्नल इन वर्टिकल डायरेक्शन। व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन दिस टू वन? दैट इज़ 90 डिग्री। एंटीना से सिग्नल किस डायरेक्शन पे लॉन्च किया? वर्टिकल डायरेक्शन पे लॉन्च किया। और आप याद करिए कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि म्यू का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। f क्या है? फ्रीक्वेंसी है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। जिस भी सिग्नल का, जो भी सिग्नल हम लॉन्च कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है।
और F और E क्या है, लेयर्स हैं किस टाइम पर, नाइट के टाइम पर। F1 F2 ED ये लेयर्स हैं डे टाइम पर। आपको मैंने यहाँ पे ये भी बताया कि डी लेयर डिसअपीयर हो गई। क्यों हो गई डिसअपीयर? क्योंकि नाइट टाइम पे रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हो रही है और रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस की वजह से डी लेयर क्या हो गई, डिसअपीयर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, सिग्नल को लॉन्च किया। अभी हम क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। सिग्नल को वर्टिकल डायरेक्शन पे लॉन्च किया। चलिए लॉन्च कर देते हैं। तो लॉन्च करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं किसको, ये हमारा स्नेल्स लॉ को। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, ये μ1 एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ये क्या कहलाता है, नॉर्मल। एंगल हम हमेशा कहाँ से मेज़र करते हैं, नॉर्मल से। ये वेव आई, एंगल यहाँ से मेज़र किया, इसको बोला थीटा आई, इंसिडेंट एंगल। वेव जो है, ये वेव है, ये नॉर्मल से अवे चली गई। मतलब क्या हुआ, नॉर्मल से अवे चली गई, मतलब इस चीज़ का मतलब ये है कि पक्की बात है ये मीडियम डेंसर है और ये मीडियम क्या है, रेयर है। थीटा आर ये एंगल है। क्या मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। क्या लिखूँगा, μ1 साइन थीटा आई ये लिखा, इजिकल टू μ2 साइन थीटा आर ये लिख दिया। अच्छा आप याद करिए, क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी का कंसेप्ट यदि मुझे लगाना है तो सिग्नल को कैसा लॉन्च करना, वर्टिकल डायरेक्शन पे, ऐसा। तो सोच के देखिए थीटा आई की वैल्यू कितनी होगी, 0 डिग्री। अच्छा इस तरफ मैंने क्या कंसीडर किया, एयर, मतलब μ1 को क्या कंसीडर किया, एयर। μ2 किसको कंसीडर किया है, आइनोस्फेरिक लेयर्स को। किसको, आइनोस्फेरिक लेयर्स को। चलिए देखिए, μ1 की वैल्यू 1 साइन थीटा आई कितना होगा, 0, क्योंकि वर्टिकल इंसिडेंस किया है, इजिकल टू μ2 साइन थीटा आर। अच्छा μ2 कौन सा मीडियम माना है, μ2 कौन सा है, आइनोस्फेरिक लेयर। तो इस इक्वेशन में μ2 की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। μ2 की वैल्यू अभी लिखा था अपन ने, साइन थीटा आर इजिकल टू 0। 0 क्यों लिखा, क्योंकि थीटा आई, साइन थीटा आई क्या है, 0 है। ये साइन थीटा आई 0 है, मतलब ये वैल्यू 0। इसको, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो μ2 इजिकल टू √1 - 81 n अपॉन fc²। इसको सॉल्व किया तो fc इजिकल टू 9 √n एंड दिस फ्रिक्वेंसी इज़ नोन एज क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे तो मैंने फार्मूला डिराइव कर लिया, स्नेल्स लॉ लगा भी दिया। स्नेल्स लॉ लगा दिया, यहाँ पे सिग्नल को वर्टिकली लॉन्च किया। वर्टिकली लॉन्च करने का मतलब क्या है, थीटा आई, एंगल कहाँ से मेज़र करते हैं, हमेशा नॉर्मल से मेज़र करते हैं। ये फार्मूला निकाल लिया, लेकिन इसका मतलब क्या है, इस क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है। तो ये देखिए, ये अर्थ है, यहाँ से सिग्नल को वर्टिकल डायरेक्शन पे लॉन्च किया। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाइए, थीटा आई की वैल्यू कितनी, 0। ये कौन सा मीडियम है, फ्री स्पेस, मतलब एयर है। ऊपर कौन सा मीडियम है, आइनोस्फेरिक लेयर है। अच्छा डेफिनीशन पढ़िए, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिटर्न्स फ्रॉम आइनोस्फेरिक लेयर इज नोन एज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिटर्न्स फ्रॉम आइनोस्फेयर इज नोन एज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। इस चीज़ का मतलब क्या है, मान लीजिए F1 सिग्नल का फ्रीक्वेंसी लॉन्च किया, वो वापस आ गया, रिटर्न बैक हुआ अर्थ पे। F2 सिग्नल का फ्रीक्वेंसी लॉन्च किया, एक और सिग्नल लॉन्च किया जिसकी फ्रीक्वेंसी F2 है, F2 भी रिटर्न बैक हो गया। F3 फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लॉन्च किया, वो भी रिटर्न बैक हो गया। लेकिन F4 को लॉन्च किया तो वो रिटर्न बैक नहीं हुआ। तो सोच के देखिए इसकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो मेरा जवाब है F3। F3 क्या है, वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो कि एटमॉस्फेयर, आइनोस्फेयर से क्या हुई, रिटर्न बैक हुई। तो मैंने अभी बोला ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिटर्न्स फ्रॉम आइनोस्फेयर। आप यहाँ पे देख भी लीजिए, F1 लॉन्च किया था, वापस आया। F2 लॉन्च किया, वापस आया। F3 लॉन्च किया, वापस आया। लेकिन F4 वापस नहीं आया। तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी थी जो कि एटमॉस्फेयर पे अपने अर्थ पे वापस आई, रिटर्न्स फ्रॉम द आइनोस्फेयर। अच्छा एक चीज़ और देखिए, ये जो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी थी, अभी जो डिराइव किया fc इजिकल टू 9 √n। तो मेरा सवाल ये है कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स हैं, D है, E है, तो
ये बहुत सारी लेयर्स हैं, डी है, ई है, F1 है, F2 है। तो क्या इन लेयर्स पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अलग अलग होगी? मेरा जवाब है हाँ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अलग अलग होगी। क्यों? क्योंकि डिफरेंट लेयर पे आयोनाइजेशन का रेट अलग अलग होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग होंगे। तो इसलिए मेरा जवाब ये है कि हर लेयर के लिए n की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हर लेयर के लिए क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू अलग अलग होगी? बिल्कुल होगी। तो आप देखिए, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन n मतलब ये एक n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? अच्छा सोच के देखिए, डे टाइम पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सन होगा, आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा, आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, तो n की वैल्यू ज़्यादा दिखेगी, तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दिखेगी। नाइट टाइम पे सन रेज नहीं होगी, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी डे, नाइट और सीज़न पे भी डिपेंडेंट होगी? तो सो फार क्या देखा कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी में किन बातों को याद रखना? पहली बात तो वर्टिकल डायरेक्शन पे लॉन्च करना है। दूसरी बात वर्टिकल डायरेक्शन पे लॉन्च करना है। दूसरी बात क्या लगाना है अपने को? स्नेल्स लॉ लगाना है। जैसे ही वर्टिकल डायरेक्शन पे लॉन्च करूँगा, थीटा ई क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे मीडियम कौन सा मानना है? एयर। ऊपर कौन सा मानना है? आइनोस्फेरिक लेयर। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया। इसका सिग्निफिकेंस मैंने क्या बताया? मान लीजिए इसका सिग्निफिकेंस क्या बताया? F1 को लॉन्च किया, वापस आया सिग्नल। F2 को लॉन्च किया, सिग्नल वापस आया। F3 को लॉन्च किया, सिग्नल वापस आया। F4 को लॉन्च किया तो F4 वापस नहीं आया। तो क्या F3 एक वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो कि आइनोस्फीयर से रिटर्न बैक हो गई? F3 क्या है? वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जो कि आइनोस्फेरिक लेयर से क्या हो गई? रिटर्न बैक हो गई। तो F3 क्या कहलाएगी? मेरी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंडेंट है? n पे डिपेंडेंट है, नंबर ऑफ मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पे डिपेंडेंट है। तो मेरा सवाल ये भी है कि मेरा कहना ये भी है कि हर लेयर की इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अलग अलग होगी, तो हर लेयर के लिए क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। तो होपफुली ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि ये आपको लेक्चर अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।